हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 26 दिसंबर दिल्ली लीड कोड चैलेंज की। हम लास्ट वीक में है दिसंबर के और अगेन हमारे पास एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। लास्ट के कुछ दिनों में हमने ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। हमने हार्ड लेवल भी देखा उनका और हमने इजी लेवल्स भी देखे। कल वाला जो क्वेश्चन था बेसिकली वो मीडियम लेवल का था, बट वो ईजियर साइड था बिकॉज वो जो ट्री के एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर था। अगर आपने वो नहीं देखा, एक बार जाके देख लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे ट्रीज के ऊपर। अब अगेन एक नया टॉपिक आने वाला है। ये टॉपिक होने वाला है डीपी, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसको हम मतलब बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बट मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो आपके सब प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको उनको बार-बार सॉल्व नहीं करना है। जो कि रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको आपको एक ही बार सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर देना है, जो कि हम कैशिंग बोलते हैं। आप उसे मैट्रिक्स बना के भी रिकॉर्ड कर सकते हो और जब भी वो सब प्रॉब्लम फिर से आए, आपको कैश वैल्यू लेके उसको यूज़ करना है, ठीक है? आपको फिर से उसे बार-बार सॉल्व नहीं करना है। तो वही आइडिया होता है डीपी का, जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी कि कैशिंग विथ मेमोराइज़ेशन, डायनामिक प्रोग्रामिंग विथ मेमोराइज़ेशन। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 494 टारगेट सम, ठीक है? इसमें एक बार देख लो आपको क्या-क्या मिलने वाला है। आपको एक नम्स अरे मिलने वाला है, ओके, जिसका लेंथ होने वाला है अप टू 20, ठीक है? इसका ये मतलब ये कंस्ट्रेंट है, अप टू 20 इसका लेंथ हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये आपको मिलने वाला है एक। अदर देन दैट आपको मिलने वाला है टारगेट। तो आप देखो आपको क्या करना है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। आपको हर वैल्यू के लिए आपको डिसाइड करना है कि क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा, ओके? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पहले वाले में इन्होंने माइनस लिखा है, उसके बाद से प्लस लिखा है। तो आइडिया ये है कि आप मतलब इनमें से हर एक नंबर के लिए आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उसको प्लस लेना चाहते हो या माइनस लेना चाहते हो, ठीक है? ये 2 ही ऑप्शन है, हर एक को नंबर को आपको लेना ही है और इन 2 ऑप्शन में से एक में लेना है, ठीक है? आपने मान के चलो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, फिर जो भी तरीका हो, इसको प्लस ले लिया, इसको भी प्लस ले लिया, इसको भी प्लस ले लिया एंड सो ऑन, ठीक है? ये सब लेने के बाद आपने जो भी डिसाइड किया वो लेने के बाद आपको रियल मैथ्स करना है, दैट इज़ आपको रियल कैलकुलेशन करनी है। कि मान के चलो ये मैंने माइनस ले लिया, बाकी सब मैंने प्लस ले लिए। तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा या फिर जैसे भी तरीके से है मैं इनको मतलब जो एक्सप्रेशन मैं इसको इवैल्यूएट करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? अगर वो आंसर इस टारगेट के बराबर आता है, दैट मीन्स हमारा एक पॉसिबिलिटी है, ओके? वो एक 1 मतलब आंसर जो है आपको +1 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आपको इवैल्यूएट करना है बाकी सारे तरीकों से। मतलब जो भी पॉसिबल तरीके हैं ना, जैसे कि मान के चलो इसमें 5 नंबर्स है, ठीक है? ये जो इसका लेंथ है ये 5 है, राइट? तो ये जो है इसके 2 तरीके हैं लिखने के, या तो ये माइनस होगा तो प्लस होगा। सिमिलरली इन इनमें से हर एक के 2-2 तरीके हैं, ठीक है? तो आप ओवरऑल देखोगे तो ये क्योंकि इसका लेंथ 5 है, तो ये अराउंड 2 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि इतने पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, 2 पावर 5 यानी 32 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है? आप एक पेन पेपर लो, ये इवैल्यूएट करके देख लो। इन सारे पॉसिबिलिटी में से मतलब इन सारे एक्सप्रेशन में से आप कैलकुलेट करके देख लो, जिस भी एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू वो टारगेट के बराबर आता है, आपको हर एक उस वैल्यू को काउंट करना है अपने आंसर के लिए। और इनका कहना है कि आपके मतलब 13 में से खाली ऐसा 5 एक्सप्रेशंस हैं जो कि टारगेट को दे रहे हैं। दैट्स उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो टारगेट के बराबर है, ठीक है? ये उन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। आप एक बार इसके थ्रू जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या-क्या है। बट देखो आइडिया बहुत ही सिंपल है क्योंकि टारगेट इसमें 3 है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है देखो, क्योंकि यहाँ पे 5 1 है, तो ऑब्वियसली हमें एक 1 को माइनस करना पड़ेगा। वो एक -1 जो होगा वो एक दूसरे +1 को कैंसल कर देगा, तो हमारे पास 3 1 बचेंगे, वो 3 हमारा आंसर हो जाएँगे। तो आप इसमें देखोगे तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे इन्होंने पहले वाले को माइनस कर दिया, यहाँ पे इन्होंने दूसरे वाले को माइनस कर दिया, यहाँ पे इन्होंने तीसरे वाले को -1 कर दिया, ये चौथे वाले को, ये पाँचवें वाले को एंड सो ऑन, ठीक है? आफ्टर दैट वी आर डन, ओके? बाकी सारे इसमें पॉज़िटिव रहने वाले हैं, सिमिलरली इसमें बाकी सारे पॉज़िटिव रहने वाले हैं एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये आंसर आ रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ताकि आपको अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। You want to build an expression out of the nums by adding one of the following symbol जो कि प्लस और माइनस है before each integer in nums and then concatenate all the integers, ठीक है? If nums equal to 2, 1 then you can add a plus before 2 and a minus before 1 and concatenate them to build the expression +2 -1, ठीक है? Return the number of different expressions that you can build which evaluates to target, ठीक है? हमको क्या करना है उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को, सारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस को लिखना है, उनमें सारे को इवैल्यूएट करना है और जो भी इवैल्यूएशन के बाद टारगेट को देता है, हमको वो मतलब काउंट करना है उसके लिए। हमको बेसिकली काउंट ऑफ दोज़ एक्सप्रेशंस रिटर्न करना है जो कि इवैल्यूएट होने के बाद टारगेट को देते हैं, ठीक है? आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू नाउ। मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स भी बता दिए कि जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 20 हो सकती है। तो इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ईज़ी क्वेश्चन होने वाला है, मैं इसको ब्रूट फोर्स से ट्राई करूँगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, आपको मतलब अगेन टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आने वाला है। क्यों? देखो जैसे कि मैंने कहा कि ये डीपी का क्वेश्चन है, डीपी के क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ चलो। इसमें देखो क्या होता है कि एक मतलब जो सब प्रॉब्लम होता है वो बार-बार आ रहा होता है और अगर आपने मतलब कैश नहीं किया सॉल्यूशंस को, आप उसको बार-बार इवैल्यूएट कर रहे होते हो जिस वजह से आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आता है, ठीक है? इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब मैं देखो मान के चलो ये 3 इसके पहले के 3 नंबर 1 है, ठीक है? उसके बाद के नंबर्स कुछ और है, वो क्या है हमें अभी मैटर नहीं करता, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसमें मैटर नहीं करेगा वो क्या है, ठीक है? तो देख लो पहले क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, पहले के 3 नंबर्स के लिए हम खाली उतना देख रहे हैं, ठीक है? मान के चलो
पहला वाला इसमें -1 हो गया, इसमें सेकंड वाला -1 है, इसमें तीसरा वाला -1 है, ठीक है? बाकी सारे इसमें 1 है एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप देखोगे इन तीनों का सम जो है वो 1 आएगा, ठीक है? इन तीनों का सम जो है वो 1 आएगा। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ये मैंने जब इंग्लिश का सॉल्यूशन बनाया था मैंने तब लिख दिया था। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो कि इन सब का सम है ये 1 है, ठीक है? जो इवैल्यूएशन मतलब जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, मतलब कि आप मान के चलो इसमें भी हमने प्लस लिख दिया, इसमें भी हमने प्लस लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है? खाली 1 है यानी कि वो +1 है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? आई होप आप समझ रहे हो। अब मैं जब इसको इवैल्यूएट करूँगा, अब देखो कि इसका जो पहले वाला जो है वो भी 1 में आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये भी 1 आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये भी 1 आ रहा है, ठीक है? यानी कि अगर मैं इन तीनों को लूँ, मतलब इन डिफरेंट तरीकों से लिखूँ, इन तीनों का आंसर मतलब वैल्यू सेम आ रहा है। अब मान के चलो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है? आपने इसको एक बार इवैल्यूएट किया, पहले वाले के लिए, ये जो पहला वाला है, आपने इसको आगे बढ़ाते चले और इसको भी आपने इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है? आपका एक रिजल्ट आ गया। देन द आइडिया हियर इज़ इसको भी अगर आप यहाँ तक पहुँचने के बाद आप फिर से इवैल्यूएट करने वाले हो, दैट इज़ जो मैं अभी आपको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ ना, ये आपका एक ऐसा सब प्रॉब्लम होने वाला है, जो कि कॉमन है इन तीनों केसेस के लिए। आप देख लो, यहाँ पे भी सम सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सम सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सम सेम आ रहा है, ठीक है? तो यानी डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही मतलब है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट इसमें कॉमन होने वाला है, ठीक है? यानी कि जब से आपका सम यहाँ पे देखो सम सेम है, राइट? जब भी आपका सम सेम हो जाता है एक ही इंडेक्स पे, देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 एट द एंड ऑफ इंडेक्स नंबर 2 आपका सम सेम हो गया। दैट मीन्स उसके बाद का जो भी है, वो आपका एक कॉमन सब प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमें ये ट्राई करना है कि हर कॉमन सब प्रॉब्लम के लिए हम एक ही बार कैलकुलेट करें उसे और जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है? इस केस में आप मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि इस केस में क्या था इंडेक्स 2 यानी कि जो ये वाला 1 है ना, ये इसको इंडेक्स 2 है। तो इफ इंडेक्स 2 में अगर आपका सम 1 आ रहा है, जो कि इन तीनों केस में आ रहा है, ठीक है? इन तीनों केस में सम 1 आ रहा है ना, तो जब भी आपका इंडेक्स 2 में सम 1 आ रहा है, मान के चलो कि हमने एक बार उसका इवैल्यूएट किया जो रिमेनिंग पार्ट है और वो 3 आ रहा है। दैट इज़ ये जो एक्सप्रेशन है मतलब अगर ऐसा आपका एक बार आ गया इंडेक्स 2 में आपका सम 1 आ गया, तो एट द एंड आप पूरा इवैल्यूएट करने के बाद आपको पता चलता है कि मान के चलो मेरे पास 3 ऐसे सबट्रैक्शंस बन रहे हैं, जो कि आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका इंडेक्स 2 आता है और सम 1 आ जाता है, आपको आगे की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो कि ये आगे चल के 3 ऐसे एक्सप्रेशन बनाने वाला है, जो कि हमारे मतलब टारगेट देने वाले हैं, ठीक है? तो आइडिया हियर इज़ ये जो है ये भी 3 सॉल्यूशन हमें देगा, ये जो है ये भी 3 सॉल्यूशंस हमें देगा, ये जो है ये भी 3 ऐसे एक्सप्रेशन देगा, जो कि सॉल्यूशन बनने वाला है, जो कि टारगेट को मतलब जो कि इसका रिजल्ट टारगेट होने वाला है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मतलब कि इसको हम बार-बार इवैल्यूएट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम पहले वाले केस में इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? तो इसको हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इसके बाद अगर हम करेंगे, तो हमें 3 ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे, जो कि इवैल्यूएट करने के बाद टारगेट को रीच कर रहे हैं, ठीक है? देन वी विल नॉट डू दिस अगेन क्योंकि इसमें 3 आ चुका है, हम इस 3 को डायरेक्ट लेंगे और इसमें लिख देंगे, ठीक है? यानी कि जब भी हमारे पास इंडेक्स 2 होगा और सम 1 होगा, हम कह देंगे कि हमारे ऐसे 3 नए एक्सप्रेशन इससे बनने वाले हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट 3 को आंसर में ऐड कर देंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके? नाउ लेट मी शो यू हाउ आई हैव डन दिस क्वेश्चन। यप। तो सबसे पहले मैं लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है? मैं लेंथ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं कैश ले रहा हूँ, ठीक है? देन आई हैव क्रिएटेड अ रिकर्सिव फंक्शन, ओके? दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिकर्सिव फंक्शन। ये होने वाला है मेरा पहला फंक्शन कॉल एंड देन आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस कैश्ड वैल्यू, ओके? आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। देखो सबसे पहले लेट मी ज़ूम इन। मैं क्या देखो मेरा फंक्शन कॉल ऐसे होने वाला है, इंडेक्स 0 है, सम भी 0 है, ठीक है? ये होने वाला है मेरा पहला फंक्शन कॉल, ठीक है? ये पहला वाला इंडेक्स है, दूसरा वाला सम है, ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं हम? देखो सबसे पहली चीज़ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इंडेक्स इक्वल टू एन को इसके बाद इवैल्यूएट किया है, तो जस्ट फॉर सेफर रेंज मैंने लिखा है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है? इसको हटा दिया चलो। नेक्स्ट आ जाते हैं जब भी इंडेक्स इक्वल टू एन हो जाएगा, हमारे पास 2 केसेस होंगे, या तो हम टारगेट तक पहुँच चुके हैं या तो हम टारगेट तक नहीं पहुँचे, ठीक है? इन केस वी हैव रीच्ड द टारगेट इफ सम इक्वल टू टारगेट वी शुड रिटर्न 1 ये 1 क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि हमें एक ऐसा वैलिड एक्सप्रेशन मिल गया है, जिसका इवैल्यूएट करने पे हमें टारगेट मिल रहा है, ठीक है? ये 1 उसके लिए, तो हमें 1 बेसिकली आंसर में ऐड करना है, ठीक है? जो कि हम रिटर्न करें इस केस में। इफ वी हैव नॉट रीच्ड दिस कंडीशन वी विल हैव टू रिटर्न 0 रिमेंबर इंडेक्स तक पहुँचने के बाद आगे आप कुछ भी इवैल्यूएट नहीं करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि आप लास्ट नंबर तक पहुँच चुके हो। आप मान के चलो यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसके बाद अब आगे कुछ भी नहीं है आपके, ठीक है? तो आपको यहीं पे रिटर्न करना है कुछ ना कुछ। तो या तो हम 0 करेंगे या तो 1 करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है। ये वाला पार्ट हम मतलब अगर इंडेक्स में हम पहुँच गए हैं दैट इज़ इफ इंडेक्स इक्वल टू n है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। यानी कि जो ये वाली कोड है ये तब इवैल्यूएट नहीं होगी, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। अब आ जाती है कैशिंग की बारी, ठीक है? अगर मेरा ये रिजल्ट पहले से ही कैश्ड है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना ये 2 पेयर इनका ये पेयर अगर मैं इसको पहले ही एक बार पहुँच चुका हूँ, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, क्या मैंने इसको पहले कभी देखा है? अगर मैंने देखा है, तो मैं जो कैश रिज़ल्ट है वही रिटर्न कर दूँगा। आई एम श्योर ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, जस्ट बी विथ मी मैं आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं। तो मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है
उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने 2 फंक्शन कॉल किए हैं, उन दोनों के फंक्शन कॉल के जो भी रिज़ल्ट रिटर्न हो रहे हैं, मैं उसको टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? एट लास्ट मैं इस पर्टिकुलर की के लिए मैं एक वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ जो कि है टेम्प, ठीक है? यानी कि मैंने अपने कैश में इस पर्टिकुलर की के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इसको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। द आइडिया ये है कि जब भी उसके बाद से अगर ये जो 2 हैं, अगर इस वैसे आएँगे जो कि मैंने कैश किया है, तो जो भी कैश्ड वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है? कहने का मतलब है देखो यहाँ पे, इसमें देखो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 के लिए, सॉरी इंडेक्स 2 सम 1 के लिए मैंने वैल्यू 3 को मान के चलो कैश कर दिया, ठीक है? यानी कि जो ये मतलब था ना, इसके लिए मैंने इसको टेम्प को कस्टमाइज़ किया है, इसमें टेम्प 3 होने वाला है, ठीक है? इसमें जो वैल्यू है टेम्प 1 की वैल्यू होने वाली है, ठीक है? अगर मैंने एक बार इसे कैश कर दिया, तो उसके बाद जब भी ये दोनों चीज़ें सेम आएँगी मेरे पास, ठीक है? यानी कि जैसे कि सम इक्वल टू 1 था और इंडेक्स इक्वल टू 2 था, जब भी ये फिर से एक बार आएगा, जैसे कि इस वाले केस में आ जाएगा, इस वाले केस में आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ़ कैश में से उनकी वैल्यू को निकालना है और उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है? मैं ये कैलकुलेशन फिर से नहीं करूँगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ये जो पहला फ़ंक्शन कॉल है इसको हम कर क्या रहे हैं? देखो सबसे पहले इसमें इंडेक्स प्लस 1 कर रहा हूँ, यानी कि मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स में जा रहा हूँ, देन मैं करंट नंबर को, यानी कि नम्स ऑफ इंडेक्स जो कि मेरा करंट नंबर है, ठीक है? जो मेरा करंट इंडेक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, राइट? यानी उसको मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने नम से, यानी कि उसके आगे मैंने माइनस लगाया, आप इतना समझ लो। सेकंड वाले फंक्शन कॉल में मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ है, पर यहाँ पे मैंने प्लस लगाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स किया था, बाकी सब चीज़ें एक्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? यानी कि मैं दोनों तरीके से देख रहा हूँ कि अगर मैं माइनस करता हूँ और नेक्स्ट एलिमेंट में जाता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं प्लस करता हूँ नेक्स्ट इंडेक्स में जाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है? तो ये लास्ट तक जाएगा, ये ठीक है, लास्ट तक जाएगा और इस पर्टिकुलर प्लेस में ये रिटर्न हो जाएगा। जब भी इंडेक्स इक्वल टू n हो जाएँगे तब ये रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तब ये बैक ट्रैक करने लगेगा बेसिकली, ठीक है? तो ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है कि अगर मैंने करंट एलिमेंट को नेगेटिव करके लिया है, तो मेरे कितने ऐसे वैलिड एक्सप्रेशंस बन पाएँगे जिनको इवैल्यूएट करने पे हमें टारगेट मिलेगा। मान के चलो जो भी वो नंबर रिटर्न है, 0 होगा या फिर नॉन ज़ीरो होगा, वो रिटर्न हो जाएगा और टेम्प में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस, अगर मैंने करंट एलिमेंट को प्लस करके लिया है, तो एट लास्ट पहुँचने के बाद, मतलब जब हम एन इंडेक्स इक्वल n में पहुँचेंगे, कितने ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे जो कि टारगेट के साथ इवैल्यूएट होंगे, ठीक है? मतलब इवैल्यूएट होने के बाद टारगेट को रिजल्ट में देंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी जो रिजल्ट आएगा, 0 आया, नॉन ज़ीरो है, हम उसे टेम्प में ऐड कर रहे हैं, ठीक है? एट लास्ट इस पर्टिकुलर की के लिए, मतलब उसकी हम मतलब की वैल्यू पेयर होता है, राइट? इस की के लिए हम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इस की के लिए हम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी ये की आएगा, हम सीधा कैश वैल्यू, यानी कि जो ये वाला वैल्यू था ना, इसको रिटर्न कर देंगे। यानी कि ये वाला चीज़ हम फिर से नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर पेयर के लिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो देखो पहले स्टार्ट क्या हो रहा है? पहला हो रहा है इंडेक्स इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, यानी कि जब हम इंडेक्स 0 में स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सम क्या है? 0 है, ठीक है? सेम हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और जब इस रिकर्सिव कॉल से हम बाहर आ जाएँगे, यानी कि जब मैं इस वाले से बाहर आ जाऊँगा, मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ? मैं 0,0 का ये जो वैल्यू होगा ये रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। क्योंकि तब तक आंसर सारे वैलिड हो चुके होंगे, राइट? तो इसके लिए जो भी कैश वैल्यू होगा मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये होने वाला है मेरा पाइथन सॉल्यूशन। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप आराम से एक बार चला के देख लो। आई अंडरस्टैंड कि जब अगर आप ये पहली बार रिकर्सिव सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हो, ये ईज़ी नहीं होगा आपके लिए समझना। इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आराम से जाओ, ट्राई करो, हर एक जगह में प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देखो कैसे काम कर रहा है। आपको आई एम डैम श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको जावा का भी दिखा देता हूँ, सेम चीज़ हम जावा में करने वाले हैं, जस्ट सिंटैक्स डिफरेंट होने वाला है, आइडियोलॉजी पूरी सेम है, ठीक है? तरीका पूरा सेम है। एक और चीज़ देखो, जावा में क्या होता है ना, हम एक यहाँ पे पाइथन में हमने एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, दूसरा फंक्शन लिख दिया था, लेकिन जावा में हम वैसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो जावा में हमें सेम क्लास के लिए एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना रहेगा। ठीक है? तो एक डिफ़िकल्टी ये आती है ना, जैसे कि ये जो है, ये इसी फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें इन्हें फिर से एज़ अ मेंबर ऑफ द क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने इंट n डिक्लेयर कर दिया एज़ अ मेंबर ऑफ द क्लास, सेम फॉर टारगेट एंड सेम फॉर नम्स अरे, ठीक है? उसके अलावा मैंने एक कैश डिफाइन किया, जो कि अगेन ए मेंबर ऑफ द क्लास है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद दिस डॉट n इज़ इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ कर दिया, दिस डॉट टारगेट इज़ इक्वल टू टारगेट कर दिया, दिस डॉट नम्स इक्वल टू नम्स कर दिया, क्योंकि मैं इसे इस वाले फंक्शन में भी एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट? उस वजह से मुझे ये देखो, एक फंक्शन के अंदर आप क्या-क्या एक्सेस कर सकते हो? आप एक फंक्शन के अंदर या तो जो उसको मैं पास्ट है, जो एज़ अ पैरामीटर जो पास हो वो एक्सेस कर सकते हो, या तो जो इसके डेटा मेंबर्स है उन्हें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? इस वजह से, क्योंकि मुझे ये चीज़ें दूसरे वाले फंक्शन में भी एक्सेस करनी है, तो इनको मैं करंट मतलब क्लास के डेटा मेंबर्स का पार्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। फिर मैंने कैश को इनिशियलाइज़ कर दिया। रिमेंबर ये इनिशियलाइज़ किया हुआ है, देखो ये पहले से इनिशियलाइज़ नहीं था, ठीक है? मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया, ठीक है? उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया एंड उसके बाद ये आंसर मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है? देखो, एक चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस है कि हमने
पाइथन में क्या किया था, हमने सिंपली 0,0 का एक पेयर बना दिया था, ठीक है? ये मेरा की था। इस केस में अगर आप देखो मैंने कैसे डिफाइन किया जो ये मैप है, इसको मैंने डिफाइन किया ये, ठीक है? ये जो होने वाली है, ये मेरी की होने वाली है। तो की इज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड द वैल्यू इज़ गोइंग टू बी इंटीजर, ठीक है? क्योंकि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होने वाला है, तो इसीलिए मुझे अरेज डॉट एजलिस्ट लगा के मुझे ये लिस्ट पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है? इन 2 एलिमेंट्स के साथ मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, उसको एज़ अ की मैं पास करूँगा, उसके लिए जो भी वैल्यू होगा, वो मैं एज़ अ आंसर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? अब देख लेते हैं इस फंक्शन कॉल से हो क्या रहा है, ठीक है? सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अगर हम इंडेक्स इक्वल n तक पहुँच चुके हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या सम इक्वल टू टारगेट है। अगर सही है तो रिटर्न 1 कर दूँ या तो रिटर्न 0 करो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि देखो इसमें इन्होंने रिटर्न टाइप इंट दिया है, मतलब नॉट दैट या दिस वन, जो टारगेट है वो इंट दिया है। दैट मीन्स देखो आपको ये आइडिया आएगा ना कि सम जब हम कर रहे हैं, हो सकता है वो लॉन्ग की रेंज में पहुँच जाए, पर क्योंकि इन्होंने इंट टारगेट ही इंट दिया है, फॉर दैट रीज़न इट इज़ नॉट नीडेड, ओके। वन मोर थिंग इज़ दैट तो इसमें मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर लिखा है, यानी कि जब मैं इन दोनों चीज़ों का एक इन अ सिंगल लिस्ट में इनको लूँगा, ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको लॉन्ग ले लिया और इसे आपने इंट रहने दिया, तो आप इसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे सॉल्यूशन में मैंने दोनों को इंट लिया और ये मतलब एक्सेप्ट भी हो रहा है सॉल्यूशन, इसलिए मैंने इसको इंटीजर ही रहने दिया, ठीक है? अदरवाइज़ यू विल हैव टू टेक इट डिफरेंटली, ठीक है? पहली चीज़। नेक्स्ट इज़ या मैंने इसको की बनाया, की में क्या है, मैंने इंडेक्स लिया, इसको सम लिया, ठीक है? इन दोनों का मैंने एक की बनाया, ठीक है? की है क्या है? एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है? ये दोनों का मतलब ये दोनों को एक मैं अपने लिस्ट में डाल रहा हूँ, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर में डाल रहा हूँ जिसको मैं की करके बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो की मेरे कैश में है? अगर वो है तो उसकी जो भी वैल्यू है आप उसको रिटर्न कर दो। अगर वो नहीं है तो सेम थिंग जो मैंने पाइथन में किया था, मैं टेम्प ले लूँगा 0 और मैं ये फंक्शन कॉल्स करूँगा। जब मैं करंट नंबर को नेगेटिव में ले रहा हूँ, तब मेरे कितने एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। जब मैं अपने करंट नंबर को पॉजिटिव में ले रहा हूँ, मेरे कितने एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। ये फंक्शन रिटर्न करेंगे, ठीक है? इन जो कि रिटर्न वैल्यू है इनकी, मैं इनको टेम्प में ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इसको एज़ अ की वैल्यू पेयर अपने कैश में एंटर कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? इस की के लिए ये वाला वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है? कैश डॉट पुट के थ्रू मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा ये वैल्यू आएगा, मतलब जो मैंने कैश का अगर सेम वैल्यू आ गया, इंटीजर और इंडेक्स और सम का सेम पेयर आ गया, तो इसी की मदद से फिर रिटर्न हो जाएगा। हम फिर से ये कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, ठीक है? ये वाली कैलकुलेशन हम फिर से नहीं करेंगे। यहीं पे वो रिटर्न हो जाएगा फिर से, ठीक है? जो भी कैश वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। एट लास्ट मैं वही टाइम को रिटर्न कर रहा हूँ। इस वाले केस में ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। और अगर हम मतलब ये जो कंडीशंस होने वाले हैं ना, बेसिकली रिकर्शन को रोकने के लिए बेस कंडीशन होने वाले हैं, ठीक है? तो इस केस में हम रिटर्न 1 कर रहे हैं, इस केस में रिटर्न 0 कर रहे हैं। सो यप, यहाँ पे मैंने इनिशियल फंक्शन कॉल किया 0,0 के साथ, यहाँ पे मैं जो भी मतलब वैल्यू असाइन्ड है, ठीक है? इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए, लिस्ट विथ एलिमेंट 0,0 जो भी वैल्यू असाइन्ड है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो यहाँ पे दैट वाज़ द इक्विवेलेंट जावा सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको पाइथन में देखा, उसका ये इक्विवेलेंट जावा सॉल्यूशन है। इसका भी स्पेस और टाइम का एग्ज़ैक्ट सेम होने वाली है। सो यहाँ पे दैट वाज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। हमारे पास कुछ और दिन बचे हैं, राइट? अराउंड 5 मोर डेज़। इस बने रहें इस चैलेंज के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न्यू ईयर के साथ आप बहुत अच्छे से एंटर करने वाले हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करने वाले हैं न्यू ईयर में। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, सी यू टुमारो।